गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीवन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ कोहलर और कोफका का प्रयोग, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था और इसका क्या सिद्धांत है और ये इसका शिक्षा पर क्या महत्व है। तो यहाँ पर जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, एक टॉपिक आता है ऊपर से हेडलाइन, किसके लिए और क्या करें। तो यह जो है यह वीडियो सीटेट वालों के लिए है, एस्टेट वालों के लिए है, सुपर टेट, EMRS, DSSB, ऑल टीचिंग एग्जाम्स, नॉन टीचिंग के लिए लाभकारी नहीं है। सिर्फ सीखने के उद्देश्य से, जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से ये आप वीडियो देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको करना है सब्सक्राइब अगर आप न्यू हैं तो, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपको बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करना है। ऐसा करने से होगा क्या कि आपके पास हर वो वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा जो इस चैनल में डाला जाएगा। और वीडियो को अंत तक देखिए, और अंत तक देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है कि आपको अच्छा लगेगा। तो जब आपको अच्छा लगे, आप देखें कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए एक लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपका फ़ायदा हो गया तो क्यों ना मानवता के नाते दूसरों का भी फ़ायदा सोचा जाए। तो ऐसे में आपको करना होगा शेयर। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सीखने के सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यह जो चैप्टर है, यह वीडियो सीखने के सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का है। और आप यदि सीटेट देने वाले या किसी भी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के बारे में देने वाले हैं तो वीडियो को बिल्कुल से स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करेंगे तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट कुछ ना कुछ छूट जाएगा। और आप कई प्रकार के वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, इतने विस्तार से कोई नहीं बताता है, आप एक बार देख के तो देखिए। तो चलिए देखते हैं प्रयोगकर्ता थे कोहलर। इस सिद्धांत के प्रयोगकर्ता थे कोहलर। एक सवाल यहीं से आ जाता है, सीखने के सूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने लाया था। तो यह लाया था कोहलर ने, इन्होंने ही प्रयोग किया था। और कुल कितनी बार प्रयोग किया था, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो कुल किया था प्रयोग 6 बार। और किस पर किया था, तो वह प्राणी था चिंपांजी। चिंपांजी जिसे हम बनमानुस के नाम से भी जानते हैं। इसमें सहयोग किया था कोफका नाम के एक दार्शनिक ने किया था सहयोग, और ये मनोवैज्ञानिक भी थे। और उस चिंपांजी का नाम क्या था, तो उस चिंपांजी का नाम था सुल्तान। अब यहाँ पर एक शब्द आएगा आपको, गेस्टाल्टवाद। यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण। क्या अर्थ होता है, समग्र या संपूर्ण। अब ये समग्र और संपूर्ण क्या होता है, कोई भी चीज़ जब तक पूरा ना हो, जिसे हम होल कहते हैं इंग्लिश में, WHOLE, होल, और होल को ही कहते हैं संपूर्ण। और जो भी गेस्टाल्टवादी थे वे इसी सिद्धांत का पालन करते थे। तो आपको यहाँ से भी एक सवाल आ सकते हैं कि जो गेस्टाल्टवाद शब्द है यह किस भाषा का शब्द है। तो यह शब्द है जर्मन भाषा का, और जिसका अर्थ होता है समग्रता या संपूर्ण। इसके प्रतिपादक कौन कौन थे, यानी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे, तो वो थे वर्दीमर, कोहलर और कोफका। कोहलर ने एक किताब लिखी है जो बहुत ही फेमस किताब है, और उस किताब का प्रकाशन हुआ था 1959 में। और यह किताब का नाम था, इस किताब का, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। एक सवाल यहाँ से बनते हैं कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसने लिखी थी, तो यह लिखी थी कोहलर ने। और कब लिखी थी, 1959 में, यानी 1959 में। अब आपको एक सवाल यह भी आ जाता है कि कोहलर ने चिंपांजी पर कुल कितनी बार प्रयोग किया। तो इन्होंने किया था कुल 6 बार प्रयोग। यहाँ पर हम 2 प्रयोगों पर बात करेंगे। तो चलिए इससे पहले कुछ और जान लेते हैं। सीखने के सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसका अन्य नाम भी पूछा जाता है। जैसा कि आपने पिछले देखा, ये देखिए पीछे देखा, क्या देखा, गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है समग्रता या संपूर्णता। तो यहाँ भी देखिए इसे संपूर्णवाद का सिद्धांत कहा जाता है, और उसमें समग्रता देखा था, यानी समग्रवाद का भी सिद्धांत देखा जाता है। इसे अवयवीवाद का सिद्धांत भी कहा गया है।
तो तीनों नाम आप याद रखिएगा, एक सवाल यहाँ से आएंगे, इन नामों से एक सवाल आते हैं। अब देखते हैं इनका विचार क्या होता है, किनका विचार, जो गेस्टाल्टवादी होते हैं उनका क्या विचार होता है। उनका कहना होता है कि जब तक समस्या नहीं होती है तब तक हल नहीं होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 5 दर्जन केले का क्या दाम होगा, तो आप बता देंगे क्या? आप क्या, कोई भी नहीं बता पाएगा। जब तक उसको पता नहीं चलेगा कि 1 दर्जन का कितना दाम है, तब तक वो 5 दर्जन का बता ही नहीं सकता है। यानी उसके पास समस्या तो है, हल निकालने के लिए वो समाधान ढूंढेगा। तो समस्या है, लेकिन समाधान ढूंढने के लिए उसे 1 दर्जन का तो पता होना चाहिए ना। और यदि पता ही नहीं है तो 5 दर्जन केले का क्या दाम होगा, पता नहीं। तो ऐसे में आपको 5-6 बातें ध्यान रखनी होंगी। क्या बातें ध्यान रखनी होंगी? पहला, तो जो भी गेस्टाल्टवादी होंगे उनके सामने उसका पहला मोटो होगा कि आप कोई समस्या दीजिए। मान लीजिए हम मनुष्य हैं, मैंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, मान लीजिए हम मनुष्य हैं। देखिए, अब सिर्फ मनुष्य में जन्म लेने से मनुष्य नहीं हो जाता है, मनुष्य का गुण होना चाहिए, है ना। अगर जिंदा है तो जिंदा दिखाई भी देना चाहिए, नहीं तो वही बात हो जाएगा, ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, है ना। इसका मैं डिटेल बाद में दूंगा। यानी जिसके पास विद्या नहीं है, चलिए अभी ही देखते हैं, न गुण है न शील है न वो दान करता है, तो मनुष्य के रूप में हरिण के समान है। और उस समय हरिण को एक तुच्छ प्राणी समझा जाता था, ये जब बनाया गया था श्लोक उस समय। आज तो कई प्रकार के तुच्छ प्राणी हैं। तो अगर आप मनुष्य हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई भी दिखनी चाहिए। तो चलिए आते हैं सवाल पे। अगर आपके समक्ष कोई समस्या आ गई तो आपके अंदर में दिमाग में विचार उत्पन्न होगा, कैसे इसे हल करेंगे। आप कई प्रकार के विचार करेंगे और ये विचार आपके अंदर से आएगा, ना कहीं बाहर से आएगा। ये कहा था कोहलर ने, ठीक है। यदि किसी मनुष्य के सामने समस्या आती है तो वो आप उस पर अंतर्दृष्टि लाता है, उसके अंदर में विचार उत्पन्न होने लगते हैं, क्या करें, कैसे बनाएं, किस की करें, नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा है। तब इसी विचार के दौरान एक सूझ आ जाता है, अचानक से ज्ञान आ जाता है, अरे ऐसा करने से ठीक होगा, और उसे वो स्वीकार कर लेता है उस तरीके को, तो उसका समाधान निकल जाता है। तो यही मैंने यहाँ पर ग्राफ में दिखाया है। चलिए देखते हैं सीखने की सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या है? तो यह जो सिद्धांत है वो 5 संप्रतियों पर कार्य करता है। पहला है लक्ष्य, यानी आपका लक्ष्य क्या है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य है कि टीचिंग के एग्ज़ाम को निकालना, बहुत बढ़िया बात है। चाहे आप सीटेट का लक्ष्य लेके देख रहे हैं हमारे वीडियो को, या एस्टेट का, या DSSB, या EMRS, या और भी टीचिंग एग्जाम के बारे में, या आप BEd कर रहे हैं या BT कर रहे हैं, तो ही आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका लक्ष्य है। तो लक्ष्य है तो उसमें बाधा भी तो आ रही है। क्या बाधा है? समझ में नहीं आ रहा है, कई प्रकार के वीडियो देख चुके हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें नहीं करें, ये बाधा है। कैसे पास करें, कैसे अच्छा स्कोर लाएं, ये बाधा है कि नहीं। और इस बाधा के कारण आपके दिमाग में क्या हो रहा है? तनाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। अब तनाव उत्पन्न हुआ तो आपका दिमाग संगठित होना शुरू करेगा, कई तरह के कार्य करना, सोचना शुरू करेगा। मैथ पढ़ लें कि साइंस पढ़ लें कि बायो मनोविज्ञान पढ़ लें, क्या करें कैसे करें समझ में नहीं आ रहा। इस तनाव के कारण आप में दिमाग संगठित करेगा, नहीं हमको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है तभी मेरा सीटेट में अच्छा नंबर आएगा। और जब संगठन हो गया तो उसका पुनरुत्थान हो जाएगा, यानी आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा और आप उस बाधा को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, यानी आपने अच्छा स्कोर कर लिया। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं? इस सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं 1 नंबर। इसकी प्रकृति, यानी सीखने की जो प्रकृति होती है वो संज्ञानात्मक होती है, यानी ज्ञान से होती है। सीखने की प्रकृति ज्ञान से होती है। दूसरा, अधिगम या सीखना अचानक होता है, ये सूझ के कारण होता है, अचानक से हो गया। सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है, यानी ये कोई प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है,
ये अचानक से होता है, एक मैकेनिज्म थोड़े बना हुआ है कि ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाए। हर बार वैसा नहीं होता है, कभी कभी कुछ अचानक से बच्चा सीख जाता है। यदि आप क्रिकेटर हैं, 5 बॉल बीट हो रहा है, 6 बॉल, अचानक से एक बार कस के बल्ला चलाया, छक्का लग गया, तो आपके अंदर सूझ उत्पन्न होगा, अरे ऐसा मारने पर 6 होता है। चौथा है, सीखने की प्रकृति अस्थायी होती है। जब व्यक्ति खुद से सीखता है तो ऐसे में वो कभी नहीं भूलता है, उसकी प्रकृति स्थायी होती है। 5वां है, सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूझ अचानक होता है। अभी मैंने बताया, किसी बच्चे को आप केला दे दीजिए, कभी वो बाएं से छिलेगा, कभी दाएं से छिलेगा, कभी ऊपर से छिलेगा, कभी नीचे से छिलेगा, अचानक से वो छिल जाएगा, तब पता चलेगा अरे इधर से छिलता है ना। देखते हैं शिक्षा में इसका क्या महत्व है। किसका मत? कोहलर का जो सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत, इसका शिक्षा में निम्नलिखित महत्व है। यह पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक होता है, यानी वह बच्चे के मन को जानता है। शिक्षक जो होता है बच्चे के मन को समझ लेता है कि किस तरह इसका जो लेवल है उसका रखा जाए, पाठ्यक्रम रखा जाए। दूसरा, ये पूर्ण से अंतर की ओर सूत्र का जनक करता है। ये अपने आप में पूर्ण है। और इसी सवाल में यहाँ से एक सवाल पूछा गया था, एक सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, यह पूर्ण से अंत की ओर सूत्र का जनक कौन है? तो यह है कोहलर। और कोहलर जो है वो गेस्टाल्टवादी हैं। दूसरा है, रटने की समस्या की प्रकृति का विरोध करता है। बच्चे को रटना नहीं कहता है कि रटने से कुछ नहीं होता, जब से उसके अंदर अपने से सूझ उत्पन्न नहीं होगा, ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, वो नहीं सीख पाएगा, रटने से नहीं सीखेगा। समस्या का पूर्ण रूप प्रस्तुतिकरण, यानी समस्या को वो पहले पूरी तरह समझता है, फिर उसी के अनुरूप कार्य करता है। कठिन विषय के लिए उपयोगी, यदि कोई विषय कठिन है तो उसे वो इस विधि से आसानी से सीख सकता है। विषय वस्तु का उचित संगठन व क्षमता के अनुसार, देखिए यदि आपके अंदर टीचर बनने की क्षमता है तभी आप टीचर बन सकते हैं, ऐसे आप बन नहीं सकते हैं। उसी अनुसार आपको संगठित होना होगा, उसके अनुसार मेहनत करना होगा, तब होगा। अब इस सिद्धांत के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखता है। जब भी व्यक्ति किसी विषय या पाठ को सीखता है तो सीखने से संबंधित प्रस्तुति के हर पहलुओं को समझने की कोशिश करता है। यानी जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ सीख रहा है तो वो सब बातों को सीखना चाहता है, ऐसा नहीं कि छोड़ करके। इस कोशिश में वह प्रस्तुति के विभिन्न पहलुओं का एक नए ढंग से प्रत्यक्षण कर संगठित करने का प्रयास करता है। उसके सामने जब समस्या आ जाती है ना, वो कई तरह का प्रयास को संगठित करता है, और ताकि समस्या का समाधान हो सके वो नए नए तरीके लगा रहा है। जब वह भिन्न भिन्न पहलुओं को नए ढंग से प्रत्यक्षण कर उसके आपसी संबंधों को समझता है तो उसमें अचानक से ज्ञान प्राप्त हो जाती है, जिसे सूझ कहा जाता है, और जिसे आहा अनुभव भी कहा है। और यहाँ से एक सवाल बनते हैं कि आहा अनुभव किसे कहा जाता है? तो सूझ में अचानक से जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसे आहा अनुभव कहा जाता है। अतः सूझ अचानक होती है, इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होती। थॉर्नडाइक के प्रयोग में हमने देखा था अभ्यास की जरूरत होती है, और कोहलर के प्रयोग में ठीक इसके विपरीत अचानक से अभ्यास की जरूरत नहीं होती, सूझ अचानक से होती है। सीखने के क्रम में जैसे ही सूझ उत्पन्न होता है वह तुरंत सही अनुक्रिया करता है, और इस तरह सही अनुक्रिया को करना सीख लेता है। यानी किसी बच्चे को आप, बच्चे को छोड़िए, बच्चे को करंट पर ना दे तो अच्छा है, बड़े को आप कहें कि वायरिंग करो, वो वायरिंग कर रहा है, ये तार सटा रहा है, वो तार सटा रहा है, नहीं जल रहा है। अचानक से कोई तार सटता, अरे ग्रीन कलर वाला तार सटाने से जलता है, तो वो जो सूझ उत्पन्न हुआ वो तुरंत सीख लिया। अब अगली बार वो क्या करेगा, वो सारे तारों को नहीं सटाएगा, वो सीधा ग्रीन तार को सटाएगा। कोहलर तथा कोपका की इस व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि सीखना धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक होता है, न कि प्रयत्न एवं भूल से। तो आप देख लें, यह जो है कोहलर और कोपका का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का विपरीत सिद्धांत है। अब देखेंगे प्रयोग, कोहलर का वनमानुष पर प्रयोग। और आपने देखा वनमानुष का क्या नाम था, ये पूछा गया सवाल है कि वनमानुष का नाम था सुल्तान, और कहाँ पर किया था प्रयोग उन्होंने, ये किया था कैनरी द्वीप। ये दोनों सवाल आ चुके हैं सीटेट में। कोहलर ने कई तरह के पशुओं जैसे वनमानुष, बंदर, मुर्गी तथा कुत्ते पर प्रयोग किए। उनके द्वारा 1913 से 1918 के बीच
कैनरी द्वीप में सुल्तान नामक बनमानुष पर किया गया प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित हो गया। यानी जो कैनरी द्वीप में सुल्तान पर किया था बनमानुष पर, वही सबसे ज़्यादा फेमस है। कोहलर के सबसे बुद्धिमान बनमानुष का नाम सुल्तान था। यहाँ से एक सवाल आ सकते हैं कि कोहलर के सबसे बुद्धिमान बनमानुष का क्या नाम था, तो यह नाम था उसका सुल्तान। उनके द्वारा सुल्तान पर 2 प्रयोग किए गए हैं और दोनों प्रयोग जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहला प्रयोग है छड़ी समस्या पर प्रयोग, दूसरा है बॉक्स समस्या पर प्रयोग। तो चलिए आगे वीडियो में दोनों प्रयोग को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे, 2 चित्र लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। छड़ी समस्या पर यह प्रयोग है। इसमें देखिए बंदर क्या कर रहा है, कुछ छड़ियों को जोड़ रहा है और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं उसी छड़ी को जोड़ करके वो केले को प्राप्त कर रहा है। तो आइए देखते हैं डिटेल में। कोहलर ने सुल्तान नामक बनमानुष को एक बड़े पिंजड़े में बंद कर दिया। देखिए आप पीछे है ना पिंजड़ा, इसको बड़े पिंजड़े में बंद कर दिया। वह बनमानुष भूखा था। यदि देखिए भूखा नहीं रहेगा तो वो केला क्यों प्राप्त करना चाहेगा, इसलिए भूखा रखना जरूरी है। पिंजड़े के बाहर टेबल पर केला रख दिया था। कहीं पर भी केला रख दीजिए पिंजड़े के बाहर। पिंजड़े में 2 छोटी छोटी छड़ी भी रख दी गई थी, जिसकी बनावट कुछ ऐसी थी कि वह एक दूसरे से जुड़ सकती होगी। आप देखें वो एक समुदाय, गुलगुलिया समुदाय, वो उसके पास ऐसी छड़ी होती है ना, एक छड़ी जोड़ जोड़ के 8-10 छड़ी जोड़ कर घोंसले को गिराता है और वहाँ से प्राप्त कर लेता है और उसको खाता है, पक्षियों को अंडे भी प्राप्त करता है। केले को बाहर रखा देखकर सुल्तान ने अपने हाथ से फिर पैर से बारी बारी से छड़ियों के सहारे केले को पिंजरे के अंदर खींचने की प्रयास किया। एक छड़ी उठाया, एक बार हाथ से खींच के देखा, नहीं पाया, फिर पैर से उठाया, नहीं पाया, तो उसे सफलता नहीं मिली क्योंकि पिंजरे से केले की दूरी थोड़ा अधिक थी। निराश होकर उसने पिंजरे में ऊपर से नीचे देखना प्रारंभ किया, इधर उधर देखना पड़ा। इसी क्रम में उसे सूझ आया कि क्यों ना इन दोनों छड़ियों को जोड़ दें, यानी खेलने लगा उससे। खेलते 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 अचानक से जुड़ गया और जब जुड़ गया तो उसे सूझ आ गया। अचानक से छड़ी जुड़ गई और परिणाम स्वरूप बंदर में उत्साह, आहा छड़ी जोड़ लिए तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इसी उत्साह में उसके अंदर उत्साह देखा गया, वो खुश हो गया और उसमें छड़ी एक लंबी हो गई जो जुड़ने के बाद उससे टेबल पर रखे केले को खींच लिया। और फिर बाद में जब इसी प्रयोग को दोहराया गया तो सुल्तान अब इतना तमाशा नहीं कर रहा था, वो सीधे छड़ी को उठाता, जोड़ता था और केले को खींच करके लाता था और खा लेता था, है ना। अब दूसरा प्रयोग देखते हैं, यह है बॉक्स समस्या पर किया गया प्रयोग। कोहलर ने बॉक्स समस्या पर प्रयोग भी सुल्तान पर ही किया था। सुल्तान को एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया जिसकी छत से केला लटक रहा था। इस बार केला बाहर नहीं था, अंदर ही था, लेकिन ऊंचाई पर, छत पर। इस कमरे के एक कोने में 3 बॉक्स भी रख दिए गए थे इधर उधर करके। सुल्तान भूखा था, इसलिए जब उसकी नज़र केले पर गई तो उछल उछल के उसे प्राप्त करना चाहा, हटाना, हाथ से लेना चाहा, लेकिन नहीं सका। कई बार ऐसा किया, कई बार उछला, लेकिन केला उसको नहीं मिला। एक कहानी नहीं था अंगूर खट्टे हैं वाला, सियार कई बार प्रयोग किया उछल के, लोमड़ी और सियार, नहीं सका तो बोल दिया अंगूर खट्टे। लेकिन ये सुल्तान ने ऐसा नहीं किया। सुल्तान ने क्या किया, प्रयास किया, लेकिन वो ऊंचाई होने के कारण सफलता उसको नहीं मिली। तब वो देखता है कि कोने में कुछ बक्से रखे हैं, उसमें फिर उत्साह और खुशी देखिए। एक बक्सा को उठाया, केला जहाँ लटक रहा था उसके नीचे रखा, उसमें चढ़कर प्राप्त करना चाहा, परंतु अभी भी वो नहीं प्राप्त करने सका क्योंकि केला अभी भी दूर था। तब वह क्या किया, पहले बक्से के ऊपर दूसरा बक्सा रखा, फिर प्राप्त करना चाहा, फिर भी असमर्थ रहा। फिर उसने क्या किया, तीसरे बक्से को रखा, उस पर चढ़कर केला प्राप्त किया और खा लिया। और जब यह प्रयोग बार बार किया तो अब सीधा बक्सा को रखता था, केला लेके खा लेता था। तो इससे क्या पता चला, क्या निष्कर्ष निकला? इससे साफ पता चलता है कि सीखना सूझ पर निर्भर करता है। जब छड़ी के प्रयोग में वह खेलते खेलते दोनों छड़ियों को जोड़ लिया तो अचानक से ज्ञान प्राप्ति होगी, सूझ आ गया। इसी तरह बक्सा के बक्सा रखने पर, एक दूसरे के ऊपर रखने से उसे सूझ उत्पन्न हो गया
और लटकते हुए केले की दूरी कम हो गई, वो केला प्राप्त कर लिया। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा, अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक कीजिए, मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आया हूँ। मेरा इनकरेजमेंट करते रहिए आप। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।